हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, स्वागत है आपका एजी सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी की एक कंप्लीट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसको हम 3 से 4 वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट एक्ट याद करेंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत पे लागू किए गए थे, जिनमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम। देखिए दोस्तों, इन एक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आज उन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड किया है जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, अधिनियमों से संबंधित जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, उस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी फर्स्ट व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये 1773 का एक्ट था, जिससे बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय था, ये 1774 में स्थापित किया गया था। एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव क्वेश्चन, जो आपका फाइव क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स की स्थापना की गई थी? आपका राइट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स की स्थापना की गई थी। तो देखिएगा, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पे नियंत्रण करने के लिए जिस बोर्ड की स्थापना की थी, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य और भारतीय मामलों की जानकारी सीधा ब्रिटिश सरकार को देना। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? इसका राइट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। दरअसल बात ये हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, व्यापार में व्यापार करने के लिए आई थी। उसके जो कर्मचारी थे वो करप्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। प्रॉपर टैक्स ब्रिटिश सरकार के पास नहीं जा रहा था। इसलिए 1773 में एक एक्ट लाया गया जिससे कंपनी में सुधार किया जाए और कर्मचारियों पे नियंत्रण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून अथवा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन है अपना, किस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया? तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, इसने क्या किया था? गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। दोस्त देखिए, जो अंग्रेज थे ना, वो बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या किया, 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे,
उसमें क्या किया, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई। लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था की, दोबारा 1781 में एक और नया एक्ट लाया, जिसमें क्या किया गया कि जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था और उसकी जो कौंसल थी, इसके अलावा जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। चाहे वो कोई भी कार्य करते हो, वो राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, वो टैक्स से रिलेटेड है, राज्य वसूली का कोई भी मामला है, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कोई भी भारतीय नागरिक गवर्नर जनरल या किसी भी अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता था। सभी अंग्रेज अधिकारियों को, गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। और जो भी राजसी मामले थे, इनके लिए अगर अपील करनी होती थी तो उसके लिए किसी भी नागरिक को गवर्नर जनरल की कौंसिल के पास अपील करनी होती थी। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक मामला था जो, उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इसके अंडर जो रखा गया, सिर्फ कोलकाता के जो आम लोग थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अंडर किया गया। इसके अलावा जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ की पदवी दी गई? तो ये था 1786 का अधिनियम। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको 1786 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन इसके लिए उसने दो शर्तें रखी थी। एक तो उसने फर्स्ट जो उसकी शर्त थी, उसने कहा था कि उसे उसे जो उसकी कौंसिल है, गवर्नर जनरल की जो कौंसिल है, उसके मतलब जो भी फैसला है कौंसिल का, उसको ना मानने का अधिकार हो। मतलब कौंसिल का जो भी डिसीजन हो उससे गवर्नर जनरल मना कर सकता है डिसीजन को मानने से। जो उसका सेकंड, जो उसका जो शर्त थी वो थी कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ की पदवी वो खुद होगा, वो खुद सेनापति और कमांडर इन चीफ की पदवी ग्रहण करेगा। गवर्नमेंट ने उनकी इस शर्तों को माना, ब्रिटिश सरकार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 सालों की अवधि के लिए बढ़ा दिया? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1797 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या किया गया, 20 वर्षों की अवधि के लिए जो था भारत पर व्यापार के एकाधिकार को बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए। इसका मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ऐसी कंपनी थी ब्रिटिश की जो भारत में व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा ब्रिटिश का कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं था जो भारत आकर व्यापार कर सकता। ये एकाधिकार सिर्फ, जो ये एकाधिकार है, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था भारत में व्यापार करने का। और इसके इसी जो उसका एकाधिकार था, इसको अगले 20 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इसको, कि अगले 20 वर्ष तक कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो नेक्स्ट 20 वर्ष और व्यापार कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए, जो 1813 का चार्टर कानून था, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया। जो इसका एकाधिकार था इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो चाय का जो व्यापार था, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रखा कि चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। कोई भी ब्रिटिश व्यापारी इसका व्यापार नहीं कर सकता। इसके अलावा और सभी चीज़ों पे व्यापार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार करने का, उसे समाप्त कर दिया गया। कोई भी व्यापारी ब्रिटिश का भारत में आकर व्यापार कर सकता था। लेकिन चाय से रिलेटेड जो व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही एकत्रित रहा, वही सिर्फ थी जो चाय का व्यापार कर सकती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 किस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्धित करने की अनुमति प्रदान की? देखिए 1813 का जो चार्टर कानून था, इसके तहत ईस्ट ईसाई जो थे भारत में आकर लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार दे सकते थे, अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 किस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया? देखिए 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था, इसने क्या किया, भारत में कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे इनको अलग अलग कर दिया। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य था व्यापारिक कार्यों को देखना, और वाणिज्यिक कार्यों के लिए वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया। और इसके अलावा जो राजनीतिक कार्य थे वो, देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, मैं बताना चाहूँगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका जो कार्य था वो व्यापार को देखना था। इसके अलावा जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक कार्यों को देखना। आपका 14th क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो इसका राइट आंसर है 1833। 1833 का जो चार्टर कानून था, इसने भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 16 किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया? 1858 में भारत सरकार अधिनियम। देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब जो शासन था सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है अपना, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध कानून। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया? देखिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत भारत का जो शासन था सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, क्योंकि 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसका रीज़न था कि 1857 में जो ये विद्रोह हुआ था, 1800 जो हमने सबने पढ़ा है कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन जाते जाते बचा। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पूरी तरह से जो ब्रिटिश सरकार की शक्ति थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उनके हाथों से शक्ति जाते जाते बची। इसके बाद क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके जो ब्रिटिश सरकार थी उसने डायरेक्ट जो शासन था अपने हाथों में लिया, ताकि उन्हें डर था कि ऐसा दोबारा फ्यूचर में ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19th क्वेश्चन किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? ये भी 1858 में ही। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 के भारत सरकार अधिनियम। देखिए 1909 के भारत सरकार अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है,
इसमें मार्ले से क्या तात्पर्य है या मिंटो से क्या तात्पर्य है? देखिए, तो ये जो मार्ले है ना, मार्ले, ये अपने उस समय के इंग्लैंड में, जो ब्रिटिश में उस समय भारत के राज्य सचिव थे, वो थे मार्ले। मार्ले नाम था, लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे ब्रिटिश में। और जो मिंटो थे, मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मार्ले क्या थे? लॉर्ड मार्ले थे ब्रिटेन में भारत के वायसराय थे, भारत के राज्यसभा थे। और जो मिंटो थे, ये भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में संप्रदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? देखिए, ये एक बहुत ही, मैं देखता हूँ कि बहुत घटिया काम था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम था, जो इसमें क्या किया गया कि संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसमें क्या हुआ कि जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति है, तो अगर मुस्लिम व्यक्ति एक इलेक्शन में खड़ा होता है तो सिर्फ उसको मुस्लिम लोग ही उसको वोटिंग कर सकते थे, कोई अन्य धर्म का उसको वोटिंग नहीं कर सकता था। जो ये 1909 का अधिनियम है ना, 1909 का, जो पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जो बीज बोया था मेन, इसी ने बोया था 1909 में। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसी ने पाकिस्तान का जो था बीज बोया था। ये एक बहुत घटिया, जो मैं मानता हूँ कि भारत सरकार ने भारत में ये संप्रदाय का प्रतिनिधित्व जो करवाया था, धर्म को बीच में लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई भड़क मत जाना इस बात पे, पाकिस्तान वाली बात से। ये सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू के मैं लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया था 1909 में, कि जो मुसलमानों के लिए अलग से जो एक प्रतिनिधित्व रखा गया था, 200 में हुआ था, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? देखिए, ये साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन का काम क्या था? भारत में जैसे ये पीछे एक्ट जो हमने पढ़े हैं ना एक्ट, ये जो लागू हुए हैं, ऐसे एक और एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार भारत में लेके आने वाली थी, लेकिन उससे पहले क्या किया गया, साइमन कमीशन को भेजा गया, एक आयोग बना के साइमन कमीशन का, भारत की सिचुएशन को जानने के लिए, उस अधिनियम के बारे, जो नए कानून ब्रिटिश सरकार ने भारत पे लगाने थे, लागू करने थे भारत में, तो भारत का जायजा लेने के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। तो 1927 में इसकी क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी ब्रिटेन में, और ये 3 फरवरी 1928 में क्या हुआ था, भारत पहुंचा था। 24th क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। 25, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? देखिए, आपने सबने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ये इसका साइमन कमीशन का जो काम था, यहाँ की भारत की रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटेन में लेके जानी थी, लेकिन क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए रिपोर्ट उन्होंने अपनी मर्जी से बनानी थी। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य, कोई भी भारतीय नेता इस आयोग का मेंबर नहीं था जो कि भारत की सही सिचुएशन बता सकता, जो भारत की आवाज़, भारतीय लोगों की, भारतीय जनता की आवाज़ ब्रिटेन सरकार तक पहुंचा सकता। कोई भी सदस्य इसमें ऐड नहीं था, इसलिए भारतीय नेता के जो सभी भारतीय दल थे, राजनीतिक दल थे, उनके नेताओं ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे जो कि रिपोर्ट बनाकर ब्रिटेन भेजने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में कौन सा नेता शहीद हुआ था? तो वो थे लाला लाजपत राय जी। देखिए, लाला लाजपत राय जी इस कमीशन के विरोध में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन,
साइमन कमीशन ने किस तिथि को अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंपा, जिसमें कई सिफारिशें की गई थी? तो देखिए, साइमन कमीशन ने 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसने जहाँ का जो भी जायजा वगैरह लिया, उसकी रिपोर्ट जो थी 30 जून 1930 को ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1930 में। दोस्तों, ये अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक सुधारों को ठीक करने के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ाया भारतीयों को। साइमन कमीशन के विरोध के बाद ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों को प्रशासनिक सुधारों के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की सीरीज की, जिसके अंतर्गत 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे अपने। इसके बाद 29 क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी 1935 में। देखिए, भारतीय जो संविधान है, जो हमारा लेटेस्ट संविधान है, उसमें काफ़ी हद तक जो कानून हैं इसी अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 का जो अधिनियम है, इसके काफ़ी ज़्यादा कानून हूबहू हमारे जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया था? भारत में रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, एक बात और, देखिए कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये तो अधिनियम पूछा गया कि किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आपसे पूछें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी अपनी 1 अप्रैल, सर 1 अप्रैल 1935 में जो थी एग्जैक्ट, आपको डेट पता होनी चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन करने का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए गाइस, जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हों और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी सी वीडियो लेकर आएँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहें। हम जो भी ये वीडियो बना रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन सेट कर कर लेके आते हैं। तो भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।